आज अपने सब शक्ति की बात करते हैं। सब शक्ति का जो टॉपिक है 2 नंबर का प्रश्न आता है। 12वीं क्लास की जो हिंदी की अनिवार्य अनिवार्य हिंदी में जो प्रश्न आते हैं उनमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो एग्जाम्पल या उदाहरण देकर इसकी सब शक्ति पूछ जाती है या परिभाषा पूछ जाती है या फिर एबे शब्द में पूछ जाते हैं। शब्द शक्ति जो होती है उसके बारे में बात करते हैं तो शब्द सबसे पहले बताते हैं शब्द क्या होता है। वर्णों का सार्थक समूह जिसमें या जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता हो उसे बोलते हैं शब्द। सब शक्ति की बात करें तो शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को सब शक्ति कहते हैं। मतलब शब्द में जो अर्थ होता है उसको प्रकट करने की जो शक्ति होती है उसे ही सब शक्ति कहते हैं। ठीक है, जो उसके अर्थ को प्रकट करती है। और शब्द के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन शब्दों से 3 प्रकार की सब शक्ति का निकलती है। ठीक है, 3 प्रकार के शब्द होते हैं, तीनों से 3 प्रकार की सब शक्ति निकलती है। तो पूछा जाए कि कितने शब्द हैं तो वाचक, लक्षक और व्यंजक 3 शब्द हैं। और इन शब्दों से निकलने वाली शक्ति भी कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। जिसमें पहले नंबर पर आती है अभिधा, दूसरे पर आती है लक्षणा और तीसरे पर आती है व्यंजना सब शक्ति। अभिधा जो होती है अपने शब्दों की बात करते हैं तो शब्द जो होते हैं वाचक और उससे जो शक्ति बनती है वो अभिधा सब शक्ति निकलती है। मतलब वाचक से अभिधा बनती है। शक्ति की बात करें, अगर पूछे कि वाचक शब्द से कौन सी सब शक्ति का निर्माण होता है तो अभिधा का, और इससे जो अर्थ निकलता है वो अभिधेयार्थ बोल सकते हैं, मुख्यार्थ बोल सकते हैं या फिर वाच्यार्थ बोल सकते हैं। इसी प्रकार जो शब्द होता है लक्षक, उससे जो शक्ति का निर्माण होता है वो लक्षणा, इससे जो अर्थ निकलता है वो लक्ष्यार्थ। उसके बाद में 3 नंबर पे आता है व्यंजक। जो शब्द है वो व्यंजक है, उससे जो सब शक्ति का निर्माण होता है वो होता है व्यंजना। और व्यंजना सब शक्ति से जो अर्थ निकलता है व्यंग्यार्थ या अन्यार्थ बोल सकते हैं अपने। ठीक है, उसके बाद में अभिधा सब शक्ति की बात करें तो सांकेतिक अर्थ, इसमें जो अर्थ निकलता है वो सांकेतिक अर्थ निकलता है। तो जिस शक्ति से उसके प्रचलित अर्थ का बोध होता हो, या फिर ये लिख सकते हैं कि मुख्यार्थ का बोध करने वाली शक्ति को अभिधा सब शक्ति कहते हैं। या फिर इसमें बोलचाल या सामान्य व्यवहार के जो शब्द उपयोग में लिए जाते हैं उसमें कौन सी होती है, अभिधा सब शक्ति होती है। सीधा सीधा वाक्य दिया होगा, पढ़ते ही समझ आ जाएगा क्या बोल रहा है, कोई अन्य अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे भैंस दूध देती है तो इससे कोई अर्थ अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है, इससे हम समझ रहे हैं कि भैंस जो होती है वो दूध देती है जिसको हम पीते हैं। शिवम पुस्तक पढ़ रहा है, इसका भी कोई अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है। और सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो जब भी हमें पढ़ते समझ आ जाए वहाँ पर होती है अभिधा सब शक्ति। और अभिधा जो यमक जो अलंकार के उदाहरण होते हैं, जैसे कनक कनक वाला है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है वाला है, कई उदाहरण है यमक के, वो सारे अभिधा सब शक्ति में आएंगे। उसके बाद में आगे बात करें लक्षणा की बात करें तो लक्षणा सब शक्ति दूसरी अर्थ की कल्पना की जाती है इसके अंदर, जहाँ शब्दों के मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि मतलब लोक प्रसिद्ध जो उक्ति होती है या फिर प्रयोजन मतलब उद्देश्य के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा सब शक्ति कहते हैं। या फिर लक्ष्यार्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षणा सब शक्ति कहते हैं। देखो, मुख्यार्थ में क्या होगी, बाधा होगी, जो बोला जाएगा वैसा हम नहीं मान सकते। कैसे, लड़का शेर है तो लड़का शेर नहीं हो सकता, ये हम मतलब मुख्य अर्थ तो यही है कि लड़का शेर है, लेकिन बाधा है क्योंकि लड़का शेर हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि शेर तो एक जानवर है। और उसके बाद में लड़का शेर नहीं हो सकता, तो यहाँ लक्ष्यार्थ लिया गया है कि वह निडर है। शेर बोलने का मतलब है कि वह निडर है, इसलिए शेर बोला गया है। तो वहाँ पर मुख्य अर्थ में बाधा होने पर उसी से मिलता जुलता दूसरा अर्थ, क्योंकि शेर भी निडर होता है, बहादुर होता है, उसी प्रकार लड़का भी क्या है, उसके समान निडर है। तो यहाँ पे लक्षणा सब सकती है। वह बुढ़िया तो बेचारी गाय है, यहाँ बुढ़िया गाय नहीं हो सकती है, क्योंकि एक बूढ़ी औरत है वह गाय नहीं हो सकती है। गाय है का मतलब यहाँ पे हो गया उसका लक्ष्यार्थ लिए गए, मुख्य अर्थ में बाधा हो रही है क्योंकि बुढ़िया को हम गाय नहीं मान सकते। ठीक है ना, तो सीधी सादी है, कहने का मतलब है कि वो सीधी सादी है। जो बुढ़िया है, बूढ़ी औरत है, वो सीधी सादी गाय के समान व्यवहार करती है। इसकी अन्य उदाहरण की अगर बात करें तो राजस्थान जाग उठा, तो यहाँ पे राजस्थान जाग उठा, राजस्थान नहीं जा सकता क्योंकि एक राजस्थान तो एक निर्जीव वस्तु है, निर्जीव एक स्थान है, वो कैसे जाग सकता है। कहने का मतलब है कि राजस्थान के लोग जाग उठे हैं। मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है, तो इस प्रकार से नौकर गधा हो नहीं सकता, लेकिन उससे मिलता जुलता आप लगा लेंगे अर्थ की, जो उनका नौकर है वो मूर्खता करता है इसलिए वो मूर्ख है। लक्षणा सब शक्ति के लिए 3 आवश्यक बातें या शर्तें, शब्द के 3 आवश्यक बातें हैं या शर्तें हैं जो कि पेपर में पूछी जाती है, मेन है ये, इनको ध्यान रखना। पहली जो शर्त है या बात है वो शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होनी चाहिए। जब तक बाधा नहीं होगी जहाँ लक्षणा नहीं होगी। तो पहली शर्त है कि शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा आनी चाहिए। दूसरी शर्त है शब्द के मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लिया जाना चाहिए। और तीसरी शर्त है उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिए।
तो 3 बातें आप ज़रूर रखना, पेपर में पूछ जाता है कि 3 आवश्यक बातें जो लक्षण शब्द-शक्ति के लिए वो कौन-सी है? तो पहली तो मुख्यार्थ में बाधा है, दूसरा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ है और तीसरा है प्रयोजन से संबंधित जो अर्थ है वो विशेष प्रयोजन से संबंधित है। लक्षणा के भेद की बात करें तो 2 भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा में बात करें तो जहाँ मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ि के कारण ग्रहण किया जाए, ठीक है ना? शब्द में ही लिखा हुआ है और यहाँ पे परिभाषा भी सेम हो जाएगी। रूढ़ि के कारण अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ रूढ़ि लक्षणा होती है। जैसे राम तो शेर है, तो राम शेर थोड़ी हो सकता है, राम तो वीर या बहादुर हो सकता है। भारत जाग उठा, इस वाक्य में भारत से वक्ता का तात्पर्य भारत देश न होकर भारतवासी से है कि भारत के जो लोग हैं वो जाग उठे हैं। अगला एग्जाम्पल है इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय। तो इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय नहीं, इंग्लैंड से तात्पर्य है इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जो है उनकी 4 विकेट से पराजय हो चुकी है। यहाँ लाठियां चल रही है, तो लाठियां अपने आप नहीं चलती है, लाठियां सबसे तात्पर्य है लाठियां चलाते व्यक्ति से है कि व्यक्ति है वो लड़ाई कर रहे हैं जो लाठियां चला रहे हैं। कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, तो कश्मीर के लोग यहाँ पर क्या है, रक्त में डूबे हुए हैं। इस प्रकार से एक नोट और है, हिंदी के सभी मुहावरे रूढ़ि लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। तो मुहावरे वाली बात कभी भी हो तो लक्षणा में आएंगे, वो पूछे लक्षणा के कौन से भेद में है तो फिर करना है रूढ़ि लक्षणा। वह हवा से बातें कर रहा है, पहला एग्जाम्पल है। उसने तो मेरी नाक कटवा दी, देखो मुहावरा है, और हवा से बातें करना मुहावरे है। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, ये भी मुहावरा है। तो इस प्रकार से देखें तो रूढ़ि लक्षणा के अंदर मुहावरे आते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा की बात करें तो जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, रूपक अलंकार के जो उदाहरण आते हैं वो सभी प्रयोजनवती में आते हैं। मुहावरे आएंगे रूढ़ी में और रूपक अलंकार के उदाहरण आएंगे इसमें। सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकोचित बैठी सी, ठीक है ना? मेरा घर गंगा पर है, तो कहने का प्रयोजन है कि इसका कहने का मतलब ये है कि उनका जो कहने का उद्देश्य है कि गंगा के किनारे उसका घर है। आओ मेरे शेर, ये भी किस में आएगा, प्रयोजनवती लक्षणा में आएगा। तो शेर की बात करती लक्षणा करना है आपको, वीर बहादुर। यह ताजमहल कब पूरा होगा, मतलब कोई मकान है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है और ताजमहल जैसा सुंदर है, तो बोल दिया कि ताजमहल कब पूरा होगा। उसका मन पत्थर का बना है, तो मन पत्थर का होने का मतलब है कि मन कठोर मन है, पत्थर का मन नहीं हो सकता। उसके बाद में व्यंजना शब्द शक्ति 3 नंबर पे जो आती है, अंतिम शब्द शक्ति है व्यंजना, उसके बारे में बात करते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ नहीं निकलता और ना ही सामान्य अर्थ नहीं निकलता और ना ही कोई लक्ष्यार्थ, दोनों के अलावा विशेष अर्थ निकलता है, या फिर व्यंग्यार्थ का बोध करने वाली शब्द शक्ति भी कौन सी होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे सुबह के 8 बज गए, तो इस वाक्य के 8 बजे के अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं। जैसे ऑफिस जाने का समय हो गया, कोई सोचेगा, अगर कोई ऑफिस जाता है तो वो सोचेगा कि 8 बज गए मतलब ऑफिस जाने का समय हो गया। स्कूल, बच्चे बोलेंगे कि स्कूल जाने का समय हो गया, और पूजा करने वाला सोचेगा कि पूजा करने का समय हो गया। तो हम अनेक अर्थ ले सकते हैं, तो वहाँ पर होती है प्रयोजनवती लक्षणा। और एक बात और, जहाँ पर ना अभिधा काम आए ना लक्षणा काम आए, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना शब्द शक्ति के भी 2 भेद होते हैं, शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना। ठीक है, शाब्दिक व्यंजना जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर निर्भर करता है। इसका एक फेमस उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वर्ष भानु जा वे अजर के वीर। इस विशेष शब्द के कारण यहाँ पर आरती व्यंजना है। वर्ष भानु बोलेंगे और जा बोलेंगे तो राधा, वर्ष भानु की पुत्री है जा, जा मतलब जन्म देने वाली मतलब राधा। और वर्षभ प्लस अनुजा करूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा गाय, क्योंकि वर्षा का मतलब होता है बेल और अनुजा का मतलब होता है बहन, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो बस बेल की बहन होगी तो गाय होगी। उसके बाद में आर्थी व्यंजना की बात करें तो जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थ पर निर्भर हो, शब्द पर निर्भर होगा तो शाब्दिक व्यंजना, अर्थ पर निर्भर हो तो आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना, कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, तो उक्त वाक्य में भिन्न भिन्न व्यंग्यार्थ निकल रहे हैं, जैसे बर्तन अंदर रख दो मिट्टी गिल्ली हो जाएगी, या फिर हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से कई अर्थ जहाँ पर निकले वहां पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। और एक बात और, श्लेष अलंकार के जो भी उदाहरण है वो आएंगे व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर। श्लेष अलंकार के जितने भी उदाहरण मैं करवा चुका हूँ उसमें सारे उदाहरण किसमें आएंगे, व्यंजना शब्द शक्ति में आएंगे। तो ये थी अपनी शब्द शक्ति। तो अच्छे से पढ़ना और पेपर के लिए सब बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर करके आना, ठीक है ना। और ठीक है बच्चों, धन्यवाद।